प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि दुनिया में अनेक क्रांतियां हुई, लेकिन इन क्रांतियों में फ्रांस की महान क्रांति ने पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। आज से 200 साल पहले यूरोप में इस युगांतकारी घटना ने पूरे विश्व इतिहास को सदा के लिए प्रभावित किया। मेरे बच्चों, 16वीं और 17वीं सदी में फ्रांस का मध्यम वर्ग सचेतन हो चला था और इसका कारण था कि वो व्यापार में जुटा हुआ था। लेकिन फ्रांस का राजतंत्र का केंद्रीकरण बढ़ता चला गया और वह सिर्फ और सिर्फ राज परिवार और कुछ कुलीनों के हित में ही रह गया था। फ्रांस की यथास्थिति नहीं टूट रही थी। इसी आशिया रिजीम पुरातन व्यवस्था में क्रांति के बीज पनपने लगे। बूर्बो वंश, जो कभी बहुत शानदार था, अपने अतीत में खोया रहा और इतिहास के पन्नों में आप जानते हैं कि परिवर्तन की संभावनाओं का क्षितिज हमेशा तैयार होता रहा है। फ्रांस के महान दार्शनिकों ने 18वीं सदी के यूरोप में जो एनलाइटनमेंट ज्ञानोदय की लहर आई थी, जिनका लक्ष्य था कि रीजन, टॉलरेंस एंड ह्यूमैनिटी, तर्क, उदारता और मानवता। हालांकि वे सभी क्रांति नहीं चाहते थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने परिवर्तन का आह्वान किया। एंगल्स ने लिखा था कि इस युग के लेखन की जो कंटेंट और फॉर्म यानी अंतर वस्तु और स्वरूप था, दोनों की दृष्टि से फ्रांसीसी आत्मा का असाधारण उत्थान हुआ था। दुनिया के इतिहास में शायद ही कभी दार्शनिकों ने इतना प्रभाव डाला हो जितना 18वीं सदी के फ्रांस पर डाला। उनके प्रभाव क्षेत्र में पूरा यूरोप आया। हालांकि इन लेखकों में वैचारिक साम्य नहीं था, लेकिन फिर भी वे सभी प्रचलित व्यवस्था के विरोधी थे। चर्च और राज्य व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। पूरी तरह परिचित नहीं होते हुए भी वे ब्रिटिश शासन तंत्र के प्रशंसक थे। उनकी निषेधात्मक आलोचनाएं बहुत प्रबल थीं। स्वतंत्रता और समानता के वे सभी प्रचारक थे। उनकी शिक्षाओं से मध्यम वर्ग एकदम सा उठ खड़ा हुआ और क्रांति के पहले नई चेतना ने सवालों की बाढ़ लगा दी और यथास्थितिवादियों की जड़ों को हिला दिया। 17वीं सदी से बढ़ रहा तर्कवाद फ्रांस में पराकाष्ठा पर पहुंच गया। साहित्य अध्ययन और गोष्ठियां बहुत महत्वपूर्ण होती चली गई। अखबार कस्बों और बाजारों तक में बिकने लगे। पेरिस और दूसरे शहरों में बहुत सारे क्लब बन गए। कॉर्देलिए नाम की संस्था में परिचर्चाएं भी होने लगी। कहा जाता है कि क्रांति के कार्यान्वयन के पूर्व फ्रांस की जनता के जनमानस में क्रांति हो चुकी थी। जागृति की इस संघातिक लहर ने जो उमड़ी, तो 1789 में यह ज्वालामुखी ऐसा फूटा कि एक दशक तक न सिर्फ फ्रांस में बल्कि पूरे यूरोप में उथल पुथल होती रही। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हुए। इस घटना का जो सबसे युगांतकारी
जिसे घटना कहते हैं, जिसने फ्रांस की क्रांति को एक तरह से ये कह लीजिए कि ज्वालामुखी फूटा, उस घटना को बास्तिए के पतन के नाम से जाना जाता है। आज हम आपको फॉल ऑफ बास्टिल, बास्तिए किले के पतन की कहानी को बताने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, then Bastille was the replica of the French sovereignty, जो फ्रांस की शानदार राजसत्ता थी, उसकी सत्ता और संप्रभुता का प्रतीक था बास्ती का वो किला, जिसमें अब शस्त्रागार था। 1774 में लुई 16वें के बैठने के बाद से देश का कर्ज बढ़ता चला जा रहा था। लुई 16वें ने तुर्जो को मंत्री बनाया और तुर्जो ने 4 सूत्री कार्यक्रम बनाए। कर्ज नहीं, कर नहीं, दिवालियापन नहीं और राज्य व्यय में कमी। नो लोन्स, नो टैक्सेस, नो बैंक्रप्सी एंड इकोनॉमी। तुर्जो ने अन्य व्यापार में लगी रोकें हटा दिया, व्यवसायों की मजबूत संस्था गिल्ड को खत्म कर दिया, सड़कों की मरम्मत में बेगार भी उसने खत्म किया। लेकिन उसकी इतनी शिकायतें होने लगी कि उसे हटना पड़ा। उसने कहा था कि यह फ्रांस के लिए विपत्ति है। तुर्जो के बाद क्लूनी और फिर नेकर की नियुक्ति हुई। उसने काल्पनिक आंकड़ों द्वारा राज्य का एक बजट कोंत रांधियू बनाकर झूठी वाहवाही लूटी। कहा गया कि नेकर ईश्वर है, वह बिना कोई कर लगाए अमेरिका में युद्ध लड़ रहा है। जनता ने इससे पहली बार यह जाना कि वास्तव में कराधान, टैक्सेशन से राज्य की क्या आय होती है और राजा स्वयं पर क्या व्यय करता है। उसके बाद चाटुकार फ्लरी और फिर कालोन की नियुक्ति हुई। तभी भ्रष्ट पादरी कार्डिनल रोहा और महारानी के बीच एक हार के तोहफे को लेकर बदनामी फैलने लगी। राजा और पेरिस की पार्लियामेंट में मतभेद गहराने लगा। कालोन ने राजा को बताया कि राज्य दिवालिया हो रहा है। देश के विशिष्ट जनों की सभा ले नोताब्ल बुलाई गई, लेकिन उन सभी ने स्वयं पर कर लगाया जाना अस्वीकार कर दिया। कालोन और ले नोताब्ल को बर्खास्त कर राजा ने अध्यादेशों के सहारे राज्य करना चाहा, लेकिन पेरिस की पार्लियामेंट ने उन कानूनों को रजिस्टर करना अस्वीकार कर दिया और कहा कि मात्र राज्य ही स्टेट्स जनरल द्वारा नवीन कर लगा सकता है। पार्लियामेंट का कहना था कि फ्रांस में मिलाए जाते वक्त अनेक प्रांतों की स्वायत्तता अक्षुण्ण थी और वहीं की पार्लियामेंट के अधिकार भी सुरक्षित थे। राजा जजों को पदच्युत नहीं कर सकता। बंदी होने पर प्रत्येक मनुष्य को न्यायालय में याचिका पेश करनी चाहिए और नियमित जज के न्यायालय में ही मुकदमा चलना चाहिए। अधिकारियों द्वारा शक्ति के प्रयोग पर रैन, तुलूज और बोर्दो में विरोध प्रत्यक्ष होने लगा और ग्रेनोब्ल में पार्लियामेंट ने घोषणा कर दी कि राजा और उसके अधिकारियों की नीति गलत है और स्टेट्स जनरल की बैठक तुरंत बुलानी चाहिए। उसकी बैठक में सामंत, पादरी और तृतीय वर्ग के लोग सब साथ थे। माय डियर स्टूडेंट्स, आर्थिक दशा संभल नहीं रही थी और राजा ने असमर्थता मान ली थी। स्टेट्स जनरल के स्वरूप, गठन, कार्यविधि और चुनाव की बातें लोग भूल चुके थे। ब्रेय ने इस पर
शोध करने के लिए कुछ लोगों को लगाया, लेकिन उसे हटा दिया गया और नेकर को फिर से रखा गया। इसके चुनाव के लिए सामंत, पादरी और तृतीय वर्ग थर्ड स्टेट के पृथक प्रतिनिधि चुने गए। राज्य को कर देने वाले या किसी कार्य में पारंगत हर मनुष्य ने मत दिया। थॉमसन ने लिखा है कि निर्वाचित लोगों के विचारों में सिद्धांतों की प्राथमिकता स्पष्ट थी। ये लोग अपने क्षेत्रों से मांग पत्रक बनाकर लाए थे। टॉकविल ने लिखा है कि इन पत्रकों से स्पष्ट है कि 1789 में की जनता क्या चाहती थी। इन्हें पुरातन व्यवस्था आशिया रिजीम की अंतिम इच्छा और वसीयत कहा गया। इसमें निरंकुशता का विरोध था और स्टेट्स जनरल की समस्या समय समय पर बैठक की इच्छा थी ताकि राजा को राय दी जाए। चुनाव से जनता जागरूक हो उठी। अब्बे सीए ने इसी समय लिखा था कि स्टेट्स जनरल है क्या? सब कुछ। उसका राजनैतिक जीवन में महत्व क्या है? कुछ नहीं। वह चाहती क्या है? थोड़ा सा महत्व। नेकर की सलाह के बावजूद छोटे से वर्साइये में इसकी बैठक 2 मई 1789 को बुलाई गई। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, लुई ने सबका अभिनंदन किया, लेकिन थर्ड स्टेट के प्रतिनिधियों को अस्तबलों में ठहराया गया, जिसके नाते उन्हें बहुत बुरा लगा। मतदान की परंपरा थी कि तीनों वर्गों के प्रतिनिधि अलग अलग सदनों में वोट देते थे और 2 सदन जो चाहते थे वही स्वीकृत हो जाता था। इसमें सामंत और पादरी एकजुट होकर समान हित स्वीकृत करा लेते थे। तृतीय वर्ग थर्ड स्टेट ने इस प्रणाली को अस्वीकार कर दिया और एक आदमी को एक वोट मानने की बात कही। छोटे सामंत, गरीब पादरी और दूसरे प्रबुद्ध प्रतिनिधि भी उनके साथ हो गए। संगठित थर्ड स्टेट के अध्यक्ष ने विशेषाधिकार के खिलाफ प्रस्ताव रखा। राजा के गुट ने सभा भवन को मरम्मत के बहाने से बंद कर दिया, तो 20 जून को टेनिस के मैदान में इकट्ठे होकर प्रतिनिधियों ने कहा कि वे संपूर्ण देश के प्रतिनिधि हैं और वे चार्टर ऑफ लिबर्टी बनाकर ही मानेंगे। इसे टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से जाना जाता है और वह टेनिस कोर्ट फ्रांस के क्रांति का एक प्रतीक बन गया। राष्ट्र में पहली बार एक विधानसभा स्वयं गठित हो गई थी। बाध्य राजा लुई को बात माननी पड़ी। नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय सभा का यहीं उदय हुआ। कोंत ला मा ने लिखा है कि फ्रांस की समस्त प्रतिभा व शक्ति सभा में इकट्ठी हो गई। अब्बे सीए जैसे आदर्श पादरी, बाइये जैसे परंपरा विरोधी और मिराबो जैसे सच्चे क्रांति के नेता तृतीय वर्ग का नेतृत्व कर रहे थे। 2 सालों से अकाल से जूझ रहे पेरिस में तनाव बढ़ रहा था। वहाँ स्टेट्स जनरल की बैठक न बुलाने से जनता बहुत क्षुब्ध थी। वहाँ के बेरोजगार श्रमिक सांस क्यों लोथ सड़कों पर इकट्ठे होकर अपनी बातें कहने लगे। 27 जून को उन्होंने मिल मालिकों और व्यापारियों पर हमला बोल दिया, लेकिन उन्हें दबा दिया गया। फ्रांस से जाते हुए आर्थर यंग ने लिखा था कि क्रांति संपन्न हो गई, लेकिन यह तो क्रांति की शुरुआत थी। बलवे बढ़ते चले गए, गेहूं बाजार से गायब हो गया और लोग रोटी की महंगाई से उग्र होते गए। वर्साइये में रानी और लुई के भाई आर्थुआ ने षड्यंत्र रच रच कर नेकर को पदच्युत करवा दिया। कामीय देमूलैन ने जनता को हथियार उठाने की चेतावनी दी।
पेरिस के पास ही निरंकुशता का प्रतीक, मेरे बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया कि बास्तिए का वह किला था जहां वोल्टेयर और मिराबो कभी कैदी रह चुके थे। अब वो छोटा सा एक शस्त्रागार था। 13 जुलाई को अफवाह फैली कि पेरिस में सेना आ रही है और जनता ने शस्त्रास्त्र इकट्ठे करने के लिए लूट मचा दी। 14 जुलाई को फ्रांस की जनता बास्तिए के किले की ओर बढ़ी। वहाँ के रक्षक दालोने ने गोली चलवाने की आज्ञा दे दी, लेकिन घायल भीड़ किले पर टूट पड़ी और उसकी ईंट से ईंट बजा दिया। कैदी छोड़ दिए गए और यह किला ध्वस्त कर दिया गया। इसके पत्थर और लोहे के टुकड़े फ्रांस की जनता यादगार के तौर पर अपने साथ उठा ले गई। आगे चलकर मेरे विद्यार्थियों, याद रखना कि यही 14 जुलाई फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेरे विद्यार्थियों, फ्रांस की उस महान क्रांति की ये महानतम घटना थी, बास्तिए के किले का पतन, और यहाँ से क्रांति की वह ज्वालामुखी फटती है, वह खून की नदी बहती है जिसमें एक एक करके सारे क्रांतिकारी डूबते चले गए। फ्रांस की क्रांति का यहाँ पर भयंकर विस्फोट होता है। इन्हीं शब्दों के साथ बास्तिए के पतन की यह कथा पूरी होती है। धन्यवाद।